यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक भौरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरी संडे मैं करंट अफेयर की सीरीज आप सभी के लिए लेकर आता हूं। इसकी जो टाइमिंग है ये है 12 o'clock से लेकर 2 o'clock तक, यानी कि दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है। इसमें मैं आपको 3 से 4 ऐसे करंट अफेयर प्रिपेयर कराता हूं जिनका डायमेंशन भी बहुत बड़ा होता है और एज वेल एज ये आपके यूपीएससी प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू और एज वेल एज ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस करंट अफेयर की सीरीज को कराने का मेन उद्देश्य यह है कि वे सभी स्टूडेंट जो कि 2026 में अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको यह मालूम चल पाए कि किस दायरे से यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एज वेल एज यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट 2026 में अटेम्प्ट ना देकर 2027 या फिर 2028 में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उनके लिए भी एक प्रकार से जो सेगमेंट है वो क्लियर हो कि किस प्रकार के करंट अफेयर को आपको पढ़ना है और किस प्रकार के करंट अफेयर को आपको छोड़ देना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यदि अभी की मैं बात करता हूं तो व्हाट्सएप को लेकर एक राइट टू प्राइवेसी के ऊपर डिस्प्यूट खड़ा हुआ था, जिसमें 2021 में यह बात कही गई थी एक्सेप्ट इट और लीव इट, यानी कि या तो आप व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए, नहीं तो व्हाट्सएप को आप छोड़ दीजिए। पहला टॉपिक ये चर्चा में था। और दूसरी बात है कि जो केरल का नाम केरलम हुआ है, तो अब से मैं केरल के लिए केरलम वर्ड यूज करूंगा, इसको आप एज वेल एज याद रखिएगा। केरल में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का एक टॉपिक उठा है। बेसिकली ये टॉपिक पहले से चर्चा में है। इसको करंट अफेयर के सेशन में उठाने का एक जो मेन सिनेरियो है ये है कि सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो एलिफेंट्स के नेचुरल हैबिटेट है यानी कि प्राकृतिक आवास है, इनका लगातार जो विनाश हो रहा है यानी कि निर्वनीकरण के कारण जो वनों का दायरा छोटा होता जा रहा है और साथ में जो मानवाधिवास वाला क्षेत्र है ये कंटिन्यूअसली एक्सपेंड होता जा रहा है। इसके कारण मानव और साथ में पशुओं के बीच में संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पशुओं को। इसके पीछे का क्या कारण है और साथ में इसको पूरा एक केस स्टडी के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। यानी कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि यदि आपने ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा हो और साथ में आपने इसका अध्ययन किया हो और अच्छे से अध्ययन किया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने कभी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ना सुना हो, यानी कि मानव पशु संघर्ष के बारे में आपने ना सुना हो। आप सुनते हैं और आपको पता भी है, और जब मैं इस टॉपिक को बताऊंगा तो आपके मन में ये बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी, सर ये तो हमें पता है, बट एक्चुअली में इसको एक केस स्टडी के फॉर्म में पढ़ना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और तीसरा टॉपिक हमारा निकल के आता है कि एग्जीक्यूटिव और साथ में जुडिशरी ये जो एक दूसरे को ओवर रीच करने का कई बार प्रयास करते हैं, ये किस हद तक सही है। और ये टॉपिक को कवर कराने का मेन एजेंडा ये है कि आप देखोगे एनसीईआरटी को लेकर अभी वर्तमान में डिस्प्यूट हुआ है। सितंबर 2025 जुलाई 2025 की यदि हम बात करते हैं तो कई ऐसे मल्टीपल केसेस हमारे साथ, और मंथ की आप बात भी छोड़िए तो एवरी मंथ आपको द हिंदू के सेशन में या फिर इंडियन एक्सप्रेस के सेशन में कई बार न्यूज आर्टिकल में कई बार ऐसे न्यूज़ेस आपको देखने के लिए मिलेंगी जिसमें आपको यह महसूस होता हुआ अनुभव होगा कि एग्जीक्यूटिव और साथ में जुडिशरी के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति पैदा हुई है, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे को ओवर रीच करने का प्रयास कर रही हैं। ये 3 टॉपिक आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन के मेन कोर टॉपिक हैं। इनको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक एक छोटे छोटे पहलू से लेकर बड़े से बड़े पहलू पर हम डिस्कस करेंगे और इसकी जो तमाम प्रकार की अदर अपडेट है, जैसे द हिंदू का एनालिसिस हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रिपरेशन हो, ये तमाम प्रकार की अदर अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल विद आकाश, दैट्स टेलीग्राम हैंडल। याद रखिएगा ये ऑर्गेनाइजेशन का टेलीग्राम हैंडल है और यदि आपको मुझसे जुड़ना हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, इट्स माय टेलीग्राम हैंडल यहां पर, ताकि आगामी तमाम प्रकार की जो अपडेट्स हैं ये आपको बड़े ही इजी मैनर में अवेलेबल हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, वन मोर थिंग कि ये जो क्लासेस है मैं हर बार बताता हूं कि एक्चुअली में ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, यानी कि यहां पर ऑफलाइन स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं और ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। प्रारंभिक 5 से 7 मिनट ऐसे होते हैं जिसमें बस मैं रिकॉर्डिंग करता हूं और फिर मेरा जो ध्यान है ये ऑफलाइन स्टूडेंट पर आई कांटेक्ट करने पर ज्यादा होता है। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि इसमें मेरा ध्यान आपकी ओर नहीं है, बिकॉज ऑफ कि ये सेशन इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि ऑनलाइन स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकें, यानी कि जैसे आप क्लास में बैठते हैं उसी प्रकार से आप इस सेशन को बैठकर सुने। स्टार्ट करें सेशन को उससे पहले एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को देखते समय पेन कॉपी लेकर अवश्य बैठें, और नहीं तो पीडीएफ तो आपको अवेलेबल करा ही दी जाएगी, बट पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, हो गया? ऐसा लगता है ना रट के आया है। चल ठीक है। देखिएगा, हाल फिलहाल में अभी एक केस हुआ है, या फिर मान लीजिए जैसे अभी आपने कई बुक्स के ऊपर ये केस सुने होंगे कि बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती रहती है। जैसे नारवणे की एक बुक थी जिसको पब्लिश होने से रोका गया, ये एग्जीक्यूटिव की पावर थी, यानी कि ये कार्यपालिका की पावर थी। अब एक्चुअली में कोई भी बुक बनती है तो याद रखिएगा कि इस बुक में जो कंटेंट यूज किया गया है, इस कंटेंट को एक प्रकार से ओवर चेक किया जाता है या फिर एक प्रकार से क्रॉस चेक किया जाता है कि इस बुक का जो कंटेंट है ये गलत तो नहीं है। और यदि ये गलत पाया जाता है तो फिर इस पर क्वेश्चन खड़े होते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि क्लास के बाद जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, एक बार मैंने उसको खुद पढ़ा होगा, कंटेंट टीम ने उसको बनाया, कंटेंट टीम ने बनाने के बाद मुझे दिया। अब यदि मैं नहीं पढ़ पाया तो मुझसे संबंधित किसी ना किसी व्यक्ति ने उसको पढ़ा, और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती है तो इस गलती को उन्होंने संबंधित कंटेंट राइटर को या कंटेंट टीम को बताया और उस कंटेंट टीम ने उस कंटेंट को सुधार दिया। ये बात होती है। अब इसमें दो बातें हैं कि या तो कंटेंट गलत भी हो सकता है या फिर यह माना जाए कि कंटेंट किसी को पसंद नहीं आ सकता है। जैसे आपने कई बार बुक के एडिशन देखे होंगे, एम लक्ष्मीकांत है ना, सबसे पहले पहला एडिशन, सेकंड, थर्ड, अभी 8th एडिशन चल रहा है। तो ये एडिशन क्यों लाए जाते हैं? बिकॉज ऑफ कि टाइम के अकॉर्डिंगली ये बुक में कई प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। सो सिंपल इज दैट। पता है ना ये बात? तो आप याद रखना कि अभी हाल फिलहाल में जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी बुक्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये 6 to 12th क्लास तक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और किसकी? तो जो सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है इसकी एनसीईआरटी बुक्स। अब एक बात जरा समझने का ट्राई करो कि एक्चुअली में अभी हाल फिलहाल में जो एनसीईआरटी है, इसने क्लास 8 की जो एनसीईआरटी बुक है ये पब्लिश की, या फिर यूं कहा जाए कि रीपब्लिश की। ठीक है, अब इसमें जो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को लेकर एग्जाम्पल्स दिए गए थे, इन एग्जाम्पल को लेकर बहस छिड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के बारे में हम ये समझते हैं कि भाई मोस्ट ट्रस्टेबल अथॉरिटी है ये, मोस्ट ट्रस्टेबल अथॉरिटी, यानी कि यदि हमको कहीं पर न्याय नहीं मिला तो हमें न्यायपालिका तो न्याय दिलाएगी ही दिलाएगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, हाई कोर्ट हमको न्याय दिलाएगा, लोकल कोर्ट्स ये हमको न्याय दिलाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर ये हमारे न्याय के लिए काम कर रहे हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में एक केस सुना हुआ दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का केस, जिसमें जज के ऊपर एक प्रकार से करप्शन के एलिगेशन थे। इनके घर से जो अनबर्न करेंसी है, यानी कि जो अधजले नोट हैं, ये मिले थे दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज महोदय थे इनके घर से। इसको लेकर न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़े हुए कि भाई क्यों जज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब कार्रवाई करने का प्रयास किया गया तो ये कार्रवाई फेल क्यों हुई, और इवन इनको हटाकर अहमदाबाद हाई कोर्ट या फिर वो जो प्रयागराज हाई कोर्ट है वहां के जज के तौर पर इनको नियुक्त कर दिया गया। तो क्या हमारे यहां जो न्यायपालिका है उसके है ना, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है या फिर क्या इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, क्या इनफाइनाइट इसकी पावर है? ये बात उठती है। यानी कि कुल मिलाकर पहली बात, न्यायपालिका को हम ट्रस्टवर्दी मानते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास इस पर करते हैं, पर विश्वास करते हैं तो फिर ये केस क्या है कि भाई जहां पर जिस जज के ऊपर पूरी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई आधे में रोक दी गई, वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई और फिर प्रयागराज में ले जाकर आपने उनको जज बना दिया। पहली बात, ऐसे कई एग्जाम्पल्स इस क्लास 8 की जो टेक्स्ट बुक है, सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है, इसमें न्यायपालिका को लेकर उठे थे। इसमें एग्जाम्पल पुट किए गए थे कि भाई जो न्यायपालिका है ये किस प्रकार से अपना जो ट्रस्ट है होती जा रही है, यानी इस प्रकार के एग्जाम्पल। यहां पर याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर 100 मोटो एक्शन लेता है। अब 100 मोटो एक्शन का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेता है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो एक्शन ले, ये बहुत कम केस ऐसे होते हैं, बिकॉज ऑफ कि एक्शन लेने का काम नो डाउट सुप्रीम कोर्ट का है, बट जब तक नहीं लेता जब तक संबंधित केस के अगेंस्ट में कोई पिटीशन फाइल नहीं होती, कोई बहुत बड़ा केस नहीं बनता। 100 मोटो एक्शन का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना कि भाई ना ही मेरे पास कोई पिटीशन आई है और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा रिपोर्ट आई है, बस मुझे ये बात मालूम चली कि एनसीईआरटी में न्यायपालिका या फिर जुडिशरी के को लेकर कुछ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये जुडिशरी के ऊपर एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। दैट इज व्हाई
मैं स्वयं जाता हूं और इस केस को अपने अंडर में लेता हूं और फिर मैं इस केस की सुनवाई करूंगा ओवरऑल। ये ऐसे कई और केस होते हैं, जैसे राष्ट्रहित के जो केस होते हैं, जहां पर भी जुडिशरी को ओवर रीच करने की बात की जाती है, जहां पर भी यदि मान लीजिए कोई ऐसा बिल विधायिका में प्रस्तुत किया गया जो जुडिशरी को ओवर रीच करने का मतलब कि जुडिशरी को, न्यायपालिका को लांघने का काम कर रहा है, ऐसे कई केस होते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट आएगा और सो मोटो एक्शन लेगा, यानी कि स्वतः संज्ञान लेगा और स्वतः संज्ञान लेकर बोलेगा कि भाई जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक संबंधित काम नहीं होगा। अब एनसीईआरटी की बुक निकलती है, एनसीईआरटी की बुक 8th क्लास की सोशल साइंस की बुक, इसमें जुडिशरी को लेकर जो एग्जाम्पल पुट किए गए थे, ये एग्जाम्पल अच्छे नहीं माने जा रहे थे और इसीलिए स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सेक्शन को, अपने इस पूरे के पूरे मुद्दे को अपने अंडर में लिया, तो याद रखना कि इसके कारण अब ये जो एनसीईआरटी की बुक्स थी, इन बुक्स पर रोक लगा दी गई, एक प्रकार से स्टे लगा दिया गया कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक ये बुक पब्लिश नहीं होगी। बात समझ में आई? अब यहां से एक बात चालू होती है। अब इसमें हुआ क्या, तो पहले तो बोला गया कि भाई मार्केट में जितनी है उन पर रोक लगाओ, अभी आप ये जो लाइन है, जो एग्जाम्पल है, ये हटाओ। बात यहां तक ठीक थी कि भाई एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल पुट किया गया है न्यायपालिका को लेकर, आप उनको हटा दें। राइट टू डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बेसिकली लगता है कहां पर, लॉ में, बट यहां पर भी अप्लाई हो सकता है पृथक्करण का सिद्धांत, कि जितना भाग गलत है उतना भाग हटा दूं, बाकी चलने दो। उतना भाग हटा के यदि आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल पुट करना है तो आप वो दूसरा एग्जाम्पल वहां पर पुट कर दो। जब तक डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी की यहां पर बात हो रही थी, पृथक्करण के सिद्धांत यहां पर फॉलो किया जा रहा था, जब तक ठीक था। इसी के जस्ट नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, अब ये जितनी भी ये जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी पर, क्लास 8 की एनसीईआरटी पर जिसमें ये एग्जाम्पल पुट किया गया था, मैं उस पर बैन लगाता हूं। इस पर मैं पूरा पूरा ब्लैंकेट बैन लगाता हूं, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूं कि अब ये मार्केट में जाएगी ही नहीं। और इवन जो मार्केट में पब्लिश हो चुकी हैं उनको आप करिए क्या, सीज। बात समझिए? और यहां से कहानी बिगड़ जाती है। और यहां से बात समझ गए कि पहले आप बोल रहे थे कि भाई जितना भाग गलत है उतना भाग हटा दो बुक से, है ना। जो एग्जाम्पल आपने दिया हुआ है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। क्यों पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि ये जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि भाई हमारी जो न्यायपालिका है ये अच्छे से काम नहीं करती, न्यायपालिका एक प्रकार से भेदभाव करती है, न्यायपालिका में करप्शन है, ये इस प्रकार के जो तथ्य हैं ये विद्यमान हो रहे हैं। तो अभी हम इस पर रोक लगा रहे हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई जब तक सही था, बट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब मैं इस पर पूरा ब्लैंकेट बैन का मतलब है कि पूर्ण प्रतिबंध। ब्लैंकेट बैन इसलिए कहा जाता है जैसे आप ब्लैंकेट को पूरा पूरा ओढ़ लेते हैं तो वो अंदर पूरा अंधेरा होता है ना, यानी कि ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है पूर्ण प्रतिबंध। तो पूर्ण प्रतिबंध इस पे लगाया और साथ में इवन जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल थी एनसीईआरटी की, क्लास 8 सोशल साइंस की, उनको आगे इनको भी सीज करो। यानी कि हम एक भाग हटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप पूरी की पूरी बुक दोबारा पब्लिश करो। इसका मतलब ये होता है, बोला नहीं पर मतलब ये होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि सर एक्चुअली में यदि आप भारत में देखोगे तो भारत में ये सब काम करने के लिए कोई अदर अथॉरिटी है क्या? बिल्कुल है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई बुक पब्लिश होती है तो इसके लिए पब्लिकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये पब्लिकेशन डिपार्टमेंट एक्चुअली में गवर्नमेंट से अथॉरिटी प्राप्त होते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी में काम करते हैं। यानी कि बुक को चेक करना ये किसका काम है? बुक को चेक करना ये पब्लिकेशन का काम है और पब्लिकेशन ने लाइसेंस लिया है किससे? गवर्नमेंट अथॉरिटी से। यानी कि इनडायरेक्टली यदि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई भी है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एग्जीक्यूटिव। इसके लिए एग्जीक्यूटिव, बिकॉज ऑफ की यहां पर बुक में दिया गया डेटा सही है या गलत है, कुछ गलत बात तो यहां पर नहीं लिखी हुई है, तो इसके लिए कार्यपालिका जिम्मेदार ना। तो होना ये चाहिए था कि भाई आपने जब तक सो मोटो एक्शन लिया था जब तक ठीक था, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि सुप्रीम कोर्ट का तो ये राइट है ना, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है। बट जब आपने इस पर ब्लैंकेट बैन लगाया और जब आपने तमाम प्रकार की तमाम जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल थी इनको सीज किया, तो इसके कारण कार्यपालिका को क्या आपने ओवर रीच नहीं कर दिया? कार्यपालिका को क्या आपने लांघने का काम नहीं कर दिया? यानी कि कार्यपालिका से आगे जाकर आपने अपना जो अधिकार क्षेत्र है इसको बढ़ा लिया। होना यह था कि भाई आप कार्यपालिका को बोलते कि ये देखो ये मामला है, न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, जो एग्जाम्पल पुट किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है और इसके कारण जो न्यायपालिका है उस पर क्वेश्चन मार्क की कंडीशन लग रही है, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन के यहां पर एलिगेशन लगे हैं, तो कार्यपालिका इसकी जांच करे। कोर्ट ने ये ना करते हुए डायरेक्ट ये जो बैन लगाया और डायरेक्ट जो सीज किया, इसके कारण कार्यपालिका और साथ में जुडिशरी
के ऊपर फिर से एक और प्रश्न आया कि भाई जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का काम करेगा, तो ये क्या पृथक्करण वाकई में हो रहा है और क्या राज्य इसको सेपरेट कर भी पा रहा है? क्यों? क्योंकि जनरली जब एक सामान्य स्टूडेंट पॉलिटी पढ़ता है तो पॉलिटी में यह बात कही जाती है कि सर यदि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, यानी कि कार्यपालिका यदि अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो भी, और इवन यदि मान लीजिए विधायिका अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो भी, हम किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। बात समझ में आई? और यदि मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय या फिर हाई कोर्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर इसके मामले से हम संतुष्ट नहीं है तो भी हम किसके पास जा सकते हैं? कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी कि कोर्ट्स हो गए, इनके मामले से हम संतुष्ट नहीं है, इनके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आप यहां पर संतुष्ट नहीं हो तो भी आप कहां चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। यदि मान लीजिए आपको किसी भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से समस्या है तो भी आप कहां चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो फिर बात यह आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है ये एब्सोल्यूट पावर है? और सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई ऐसा काम कर दिया है तो फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं पर दिखती ही नहीं है। और ऐसा यदि कोई केस हो जाता है तो ये तो एग्जाम्पल बन जाता है कि सर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम अथॉरिटी, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकती है। अब इसीलिए कई ऐसे मामले समझ में आते हैं जहां पर जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, ये कई बार जुडिशरी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो आर्टिकल नंबर 50 बीच में आता है कि सर डीपीएसपी में जो बात कही गई थी कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का काम करेगा, तो क्या ये पृथक्करण हो भी पा रहा है? बिकॉज ऑफ कि ये दोनों ही एक दूसरे के मामले में ओवररीच कर दे रहे हैं हर बार। और फिर यहां से याद रखिएगा कि यहां पर आपके ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टॉपिक बनते हैं। एक है कि भाई इस पूरे केस का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और इस पूरे केस का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ये क्या है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्यों? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट में यदि आप देखोगे, यानी कि सकारात्मक प्रभाव में यदि आप देखो, तो सकारात्मकता ये कहती है कि भाई ये बिल्कुल सही हुआ। यानी कि ये सही क्यों है, पहले तो इसकी बात करते हैं, फिर ये गलत क्यों है, फिर इसकी बात करेंगे कि ये सही हुआ तो क्यों हुआ, और न्यायपालिका ने यदि ये डिसीजन लिया है तो ये सही डिसीजन क्यों है। बिकॉज ऑफ कि आज भी हमारे यहां मूवी का एक डायलॉग है कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है तो वो बोलते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। दैट मीन्स कि उनको ये ट्रस्ट है कि जुडिशरी उनकी बात सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा तो जुडिशरी यानी कि कोर्ट यानी कि न्यायपालिका उनकी बात सुनेगी और उनके साथ न्याय होगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू एक बच्चे के पास गया, ठीक है, तो एक बात कही जाती है कि जब एनवायरमेंट इकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट शुरू हुआ था तो एनवायरमेंट इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को गंभीरता से लेने में बच्चों का बहुत ज्यादा योगदान था। यानी कि जो अथॉरिटीज थी इन्होंने कहा था कि सर एनवायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में यदि मान लीजिए समाज को जागरूक करना है तो इसको सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस करें। बिकॉज ऑफ यदि आपने इसको सब्जेक्ट नहीं बनाया, सब्जेक्ट ना बनाए जाने पर इसकी इंपॉर्टेंस लोग नहीं समझेंगे। और सब्जेक्ट बनाए जाने का मतलब क्या है कि जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो जितने भी एजुकेशनल अथॉरिटीज हैं, एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, एजुकेशनल सेक्टर्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और एजुकेशनल सेक्टर्स में रहेंगे बच्चे, यानी कि आप चिल्ड्रंस को इसके बारे में पढ़ाओगे। यदि मान लीजिए आप 60 साल के एक व्यक्ति को यह बात बोलते हैं कि आप पॉलीथीन का यूज ना करें बिकॉज ऑफ कि हमारे एनवायरमेंट के लिए हानिप्रद होती है, एनवायरमेंट में ये विलोपित नहीं हो पाती है, ये नष्ट नहीं हो पाती है, तो वो 60 साल का व्यक्ति बोलेगा कि भाई हम ना इतने सालों से यूज कर रहे हैं, तुम कल के आए व्यक्ति हमको मत सिखाओ। बट यदि मान लीजिए उसी 60 साल के व्यक्ति का नाती या पोता ये बात बोले कि नहीं दादाजी, अपनी तुतलाती हुई जुबान में कि नहीं दादाजी ये पॉलीथीन का यूज नहीं करना चाहिए, ये पर्यावरण को ऐसा ऐसा करती है, मैम ने ये बताई थी मुझे बात, तो वो जो 60 साल का व्यक्ति है उस बात को ध्यान से सुनेगा। बिकॉज ऑफ कि उसमें यह समझ है कि ये जो बात बोल रहा है यदि मैंने आज ही इसको टोक दिया तो आज टोकने पर इसका जो कॉन्फिडेंस है ये लूज हो जाएगा। इसलिए वो 60 साल का व्यक्ति उस 5-6 साल के व्यक्ति की 5 साल के बच्चे की बात मानेगा और यहां से एक जागरूकता फैलेगी कि मेरे नाती पोता ने यह बात बताई है कि ऐसा ऐसा नहीं करना है, और इसीलिए वो अपने साथियों को बताएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि मान लीजिए समाज को सुधारना है तो समाज को सुधारना हमेशा चालू होगा बुढ़ों से नहीं, जो वृद्ध लोग हैं इनसे नहीं। समाज को यदि सुधारना है तो एक तो यूथ को सुधार दो, और यदि यूथ को सुधारना है तो आप बच्चों को सुधार दो।
बच्चे सुधर गए, यूथ सुधर जाएगा, यूथ सुधर गए, बड़े सुधर जाएंगे, बिकॉज ऑफ ये सभी कनेक्ट है, ये सभी समाज का अंग है। तो इसीलिए जब एनवायरमेंट इकोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है ये आया था, या फिर ये जो टॉपिक आया था, तो एनवायरमेंटलिस्ट ने और साथ में तमाम प्रकार के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि सर इस विषय को जब तक गंभीरता से नहीं लेंगे लोग, जब तक ये स्कूल कॉलेजेस में एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में ना पढ़ाया जाए, और अभी स्कूल कॉलेजेस में ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा, तो ये गारंटी है कि आप इसके मामले में अच्छे से काम कर सकते हैं, समाज को अच्छे से जागरूक कर सकते हैं। इसमें लगे 20 साल, लगभग 15 से 20 साल, पर 15 से 20 साल बाद हमारे मन में ये समझ आई कि नहीं, एनवायरमेंट वाकई में जरूरी है, और आज हम उसके लिए सजग हैं, बिकॉज ऑफ कि इसकी न्यू कब से चालू हुई, 2005-2006 के आसपास से, जब सर्व शिक्षा अभियान आया। और सर्व शिक्षा अभियान में जो नीति शास्त्र की बुक हुआ करती थी, आपके लिए मोरल साइंस की जो बुक हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा, नैतिक शास्त्र, है ना, मोरल साइंस की जो बुक हुआ करती थी, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई क्यों हमारे लिए एनवायरमेंट जरूरी है। सोशल साइंस की बुक में ऐसे तमाम प्रकार के चैप्टर्स हैं, ये शामिल किए गए थे। तो बस यहां पर भी वही बात कही जा रही है कि एक्चुअली में यदि एनसीईआरटी में ऐसे कुछ एग्जाम्पल स्पुट हो जाएंगे, तो आप बात समझो कि कैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए हमने बच्चों को जागरूक किया था। तो एक प्रकार से क्या बच्चे को ये मालूम नहीं चल जाएगा, या फिर बच्चे को ये लगेगा नहीं कि भाई हमारे यहाँ की जो कार्यपालक, हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है, वहां पर ऐसे 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 काम होते हैं, बिकॉज ऑफ कि एग्जाम्पल तो रियलिटी पर आधारित होते हैं ना, एग्जाम्पल कोई हाइपोथेटिकल थोड़े ना होंगी। 80% ऑफ द एग्जाम्पल ये रियलिटी होते हैं, और रियलिटी पर ही, जैसे कोई भी एग्जाम्पल याद करना, वो रियलिटी पर आधारित होगा। बहुत कम एग्जाम्पल, 15 to 20% एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो हाइपोथेटिकली यानी कि इमेजिनरी होंगे, बाकी सब रियलिटी पर आधारित होते हैं। तो जब एग्जाम्पल्स रियलिटी पर आधारित हैं, और जब आप ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हो कहां पर, एनसीईआरटी की बुक में, तो एक प्रकार से आपने बच्चे के मन में, वो जो बच्चा था जो आगे चलकर यूथ बनेगा, उसके मन में जुडिशरी को लेकर एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया। अब क्या वो जुडिशरी को, यानी कि न्यायपालिका को विश्वास योग्य बता पाएगा, ट्रस्टवर्दी बता पाएगा? नहीं। तो आने वाले भविष्य में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि सर वो न्यायपालिका पर भरोसा ही नहीं करेगा कि हमारे यहां तो आज जो हम बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ की कार्यपालिका ऐसी, हमारे यहाँ की विधायिका ऐसी, ये है वो है, नेता ऐसे। क्यों? क्योंकि बचपन से हम वो सब सुनते आ रहे हैं, तमाम प्रकार के एडिटोरियल में हम वो सब सुनते हैं। तो ये केस का जो पहला मुद्दा आता है कि सर ये बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ कि आप देखोगे कि ये जुडिशरी की, यानी कि जो न्यायपालिका होती है, उसकी छवि को बरकरार रखने में, इसको ट्रस्टवर्दी बनाने में, इसका विश्वास बनाए रखने के लिए, और साथ में समाज में इसके योग्य जो कैपेबिलिटी है ये बनाए रखने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि जुडिशरी ऐसे तमाम प्रकार की जो बुक्स हैं इन पर बैन लगाए, ताकि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट यदि मान लीजिए हम यही बात आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा पहलू क्या कहता है? दूसरा पहलू ये कहता है कि सर यदि मान लीजिए आपने ये कहा था, बिल्कुल सही बात है, बट ऐसे में तो फिर ये लग रहा है ना कि जुडिशरी कुछ भी काम कर ले, न्यायपालिका कुछ भी करे, तो हमारे लिखने की स्वतंत्रता कहां गई? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, हमारे प्रेस की स्वतंत्रता, हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पर? बिकॉज ऑफ कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि क्या होता है? लिखकर, बोलकर, है ना, एक्ट करके, रिएक्ट करके मैं अपने जो एक्सप्रेशन है ये बता सकता हूं। और मैंने तो लिखा था, एग्जाम्पल पुट किया था, आपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली। यानी कि आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो स्वतंत्रता मुझे दी गई थी, वो स्वतंत्रता का मैंने अनुपालन किया था, पर वो स्वतंत्रता कहां गई मेरी? क्योंकि आपने तो अपनी छवि बताने के लिए मेरे स्वतंत्रता का हनन कर लिया। मेरी फ्रीडम कहां है? बात सही है, गलत तो नहीं है कि भाई जुडिशरी की बात भी सही है, पर हमारी बात भी सही है। कहा कि सर आप एक और बात याद करो कि आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण किसी की छवि नहीं बिगड़नी चाहिए, तो मेरी छवि बिगड़ रही थी, तो मैंने इसको हटा दिया, बिकॉज ऑफ कि मुझे तो अपनी छवि, अपनी जो इमेज है, इसको बचाने का हक है ना। तो ये मेरी बिगड़ रही थी, खराब हो रही थी, ये मैंने हटा दिया। आगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक और बात है सर, एक और बात ये आती है कि आपके जितने भी जजमेंट होते हैं, इनका अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब जो भी आज आप बताओगे वो अगले केस के लिए लैंडमार्क केस बनेगा। बात समझिए कि आज आपने बोला है कि एनसीईआरटी पर हम बैन लगाते हैं, एनसीईआरटी को हम सीज करते हैं, तो आने वाले टाइम में इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा कि याद करो 2026 में
एनसीईआरटी की बुक में जीडीसी को लेकर एक एग्जाम्पल पुट किया गया था और उस एग्जाम्पल के थ्रू वो एग्जाम्पल को अगेंस्ट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। तो सर जब आप कर सकते हो तो आने वाले टाइम में जो जीडीसी है वो भी कर सकता है, यानी कि हम कुछ भी बोलेंगे वो ब्लैंकेट बैन लगा देगा और उस केस का आधार बनेगा ये केस 2026 का लैंडमार्क केस। आगे बात सही है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि सर जो बुक को चेक करने के लिए अथॉरिटी है, जो बुक को चेक करने की पावर है एग्जीक्यूटिव, क्या ये एग्जीक्यूटिव की पावर को ओवर रीच करना नहीं है? ठीक है, यानी कि किसी भी बुक के बारे में यदि न्यायालय को ये लगता है कि ये गलत है तो स्वतः संज्ञान लेगा और स्वतः संज्ञान लेकर उसको बैन कर देगा। सो सिंपल इज दैट। तो एग्जीक्यूटिव की पावर कहां गई? कार्यपालिका की शक्ति कहां गई? बात समझे? यानी कि सर आपने हमारी जो पावर है इसको लांघने का प्रयास किया है, इसको ओवर रीच करने का प्रयास किया है और यहां से फिर यह कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है कि सर क्या जुडिशरी को वाकई में हम एब्सोल्यूट पावर दे सकते हैं या फिर ये पावर वाकई में बटी हुई है? बात समझे? तो फिर यहां पर जुडिशरी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे द्वारा जो डिसीजन, बात समझ रहे हो क्या हुआ? देखना, सबसे पहले मैं इसको रिपीट करता हूं कि बहुत सारे कंटेक्स्ट में कनेक्ट हो रहे हैं कि सबसे पहले यदि मान लीजिए एक बुक पब्लिश हुई है, एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लास 8 की जो सोशल साइंस की बुक थी, इसमें न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी को लेकर जो एग्जाम्पल यहां पर पुट किए गए वो एग्जाम्पल पर सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो एक्शन लिया, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेकर ये पूरे के पूरे मामले को अपने अंडर में लिया। पहले कहा कि भाई ये केस जब तक खत्म नहीं हो जाता इस बुक पर रोक लगाई जाए और पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो एग्जाम्पल है ये हटाया जाए बिकॉज ऑफ कि ये न्यायपालिका की छवि को हिट कर रहे हैं, यानी कि न्यायपालिका के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि न्यायपालिका अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है और ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी नहीं है। बात समझिए? यहां तक ठीक था, बट इसी के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो बुक है इस पर पूरा पूरा ब्लैंकेट बैन लगेगा और साथ में जितनी भी जो कॉपीज है ये मार्केट में अवेलेबल है तो इनको हम सीज कर रहे हैं, मतलब कि अब ये चलेंगी ही नहीं। इसको लेकर एक मामला खड़ा होता है कि सर आपने जब तक बुक पर 100 मोटो एक्शन लिया यानी कि स्वतः संज्ञान लिया था, जब तक बात कहानी सही थी, बट इसके बाद यदि आपने इस पर ब्लैंकेट बैन लगाया है और इसको सीज किया है तो ये करने का तो जो अधिकार है ये तो पब्लिकेशन के पास है, साथ में ये जो काम है यानी कि ओवरऑल एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है। तो क्या कार्यपालिका के कामों में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है, ये ओवर रीच करने का प्रयास कर रही है? अब इसके दो एस्पेक्ट बनते हैं कि भाई ये जो काम किया गया ये सही है या गलत है। सही इसलिए है बिकॉज ऑफ कि न्यायपालिका जो भी काम करी, न्यायपालिका हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, इन सभी का संरक्षक इसको माना जाता है। सही इस सिनेरियो में है कि यदि न्यायपालिका आज ये एक्शन नहीं लेगी तो कल ऐसे और भी केस हो सकते हैं। तो पहला केस हुआ और पहले ही केस को यदि दबा दिया जाता है तो आगे ऐसे केसेस होने की संभावना नहीं है। तो जुडिशरी ने आगे का रास्ता ही बंद कर दिया कि आप आगे से जुडिशरी पर अटैक कर ही नहीं पाएंगे। तो उस बिना पर ये सही है। बट जब इसको एज ए डिबेट डिस्कशन हम लेते हैं तो यहां पर बात आती है कि सर यदि मान लीजिए ये बुक्स में जाता, बुक्स को पढ़ने वाला समुदाय कौन? बच्चा, यानी कि एक चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के मन में यदि मान लीजिए ये भ्रांति फैल गई है कि न्यायपालिका में, जुडिशरी में ऐसे ऐसे काम होते हैं, ठीक है, तो क्या आने वाले समय में वो न्यायपालिका पर भरोसा कर पाएगा? नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि समाज की शुरुआत, समाज की जो जड़ है ये कौन है? एक बच्चा, एक वही आगे चलकर यूथ बनेगा और यूथ के अकॉर्डिंगली हमारा जो देश है ये बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में आज आप सभी को कार की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, आज आप सभी को, यानी कि जब तक आपको शौक ना हो गाड़ी का, मेरे जैसे, जब तक आप गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते, ठीक है, यानी कि बहुत कम पर्सन होंगे जो गाड़ी को दिलो जान से चाहते होंगे। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल ही लेनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल यहां पर क्या ट्राई करते हैं कि यार कार हो, छोटी हो पर अपनी हो, कार हो, यही ट्राई करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो टू व्हीलर को पसंद करते हैं। आज से 10 साल पहले चले जाओ तो एक टाटा नैनो निकली थी और ये टाटा नैनो को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। आज वो टाटा नैनो की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, लोग सेकंड हैंड ले रहे हैं कि टाटा नैनो मिल रही है, चलो सेकंड हैंड हम ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या समझे? समझे ये कि भाई साहब वो बच्चे जो कि 2014-15 में छोटे थे, आगे चलकर उनकी मेंटेलिटी बढ़ी, उनकी मेंटेलिटी डेवलप हुई और उनको मालूम चला कि नहीं, छोटी है पर अपनी है। और आज आप कार को बस देखते हैं, छोटी बड़ी महंगी सस्ती है नहीं देखते, कार है ना, इट्स ओके, बस हम चले जाएंगे बिकॉज ऑफ कि ट्रैवल इजी, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है ये भी कम और इतना तमाम प्रकार की चीजें, यानी कि सुविधा देखते हैं।
लग्जूरियस नहीं देखते, सुविधा देखते हैं। 10 साल पहले उसी को क्रिटिसाइज किया गया था और वो बनाना बंद करनी पड़ी थी, आज उसकी जरूरत महसूस हो रही है। समाज बदला, यानी कि जो 2014, अब आज कौन है, आज कौन उसको यूज करने वाला है? तो वही यूथ जो कि 2014-15 में छोटा था, वही यूथ जो 2014-15 में कॉलेज स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, और फिर वही आगे आया और आगे आकर उसने ये सभी बातें समझी। तो वही बात समझ गए ना कि भाई आज के टाइम में जो मेंटेलिटी है ये कहां से निकल के आई है? ये 2014-15 के जो बच्चे उठे हैं उनकी मेंटेलिटी निकल के आई है। ये बात समझ रहे हो क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? यानी कि जब एक बच्चा आगे बढ़ता है तो वो एक मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ता है। तो बस यही न्यायपालिका बोल रही है कि सर एक्चुअली में यदि जुडिशरी के ऊपर ऐसे एग्जाम्पल पुट किए जाएंगे तो इसके कारण तो बच्चे के मन में जुडिशरी को लेकर क्वेश्चन मार्क पैदा हो सकता है, और यदि क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया तो आने वाले समय में यूथ की जो मेंटेलिटी है ये ऐसी ही बनेगी। और आने वाले समय में यदि यूथ की मेंटेलिटी ऐसी बनी तो संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक और इवन देश का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को। और न्यायपालिका के ऊपर ही जब विश्वासघात के या फिर जब ऐसे जो क्वेश्चन मार्क हैं ये लग जाएंगे तो न्यायपालिका के ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा? ट्रस्ट पूरा पूरा गायब हो जाएगा। ये ना हो इसलिए हमने पहले ही ब्लैंकेट बैन लगाया कि ऐसे एग्जाम्पल समाज में नहीं जाने चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव ने कहा कि सर ऐसे समाज में एग्जाम्पल नहीं जाने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। बट यदि मान लीजिए मैं एक बुक पब्लिश कर रहा हूं तो इस बुक में तो मेरे थॉट्स लिखे हुए हैं, यानी कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां गई? इस पर न्यायपालिका का कहना कि सर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आपके लिए है ना, एक नॉलेजेबल बुक में अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डालने की क्या जरूरत है? यदि आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखनी है तो लिखो आप एडिटोरियल, लिखो आप आर्टिकल्स, लिखिए आप जनरल बुक, नोवेल लिखिए आप, तो उसमें आप अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डालिए। ये तो हमारे देश के भविष्य को तय करने वाली बुक है ना, इसमें आप अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज ऑफ इसके कारण तो यदि न्यायपालिका की छवि बेकार हो रही है, इमेज बेकार हो रही है, तो न्यायपालिका एक्शन लेगा। कहा कि सर यदि न्यायपालिका एक्शन लेगा तो फिर ये काम तो एग्जीक्यूटिव का था ना, आपने ओवर रीच कर दिया एग्जीक्यूटिव को। अब एग्जीक्यूटिव की पावर और साथ में जुडिशरी के पावर में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ क्या? तो जुडिशरी का आंसर कि सर यदि मान लीजिए ऐसा हो रहा है तो ये तो संविधान के अनुरूप ही है ना, कि यदि एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो जुडिशरी उसके कामों को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि जुडिशरी बता सकती है कि आपको ये करना है वो नहीं करना। कहा भी ठीक है, यानी कि आपने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी तो लिखा है ना कि जब कार्यपालिका अपना काम ना करे, आपने तो कार्यपालिका को अपना काम करने ही नहीं दिया ना। बात समझ रहे हो? कार्यपालिका अपना काम अच्छे से ना करे तो आप आ सकते हो और क्या कर सकते हो, एक प्रकार से उसको सही काम करने के लिए आदेश दे सकते हो। पर यहां पर तो आपने काम करने नहीं दिया ना, आपने कहा बोला एग्जीक्यूटिव की कि आप जांच करो, नहीं कहा ना, तो ये भी तो ओवर रीच कहलाता है ना। तो याद रखना कि ये पूरा पूरा मामला आप कहां पर यूज करोगे, एक प्रकार से जुडिशरी और साथ में एग्जीक्यूटिव के बीच में जहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर एज अ एग्जाम्पल आप पुट करोगे। और कहीं पर यदि मान लीजिए ऐसे लिखने के लिए आ जाता है तो दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर ऐसे की आंसर राइटिंग। बात समझे? जुडिशरी और कार्यपालिका के बीच में होने वाला विवाद। अब लग रहा है ये जो पूरा पूरा सब्जेक्ट है ये पॉलिटी से कनेक्टेड और है भी, बट ये एक केस स्टडी है, और केस स्टडी को आप किसमें लिखते हो? या तो आप अपने एथिक्स में या फिर आप अपने ऐसे में। तो इसको एथिक्स और ऐसे में पुट करना है, ठीक है। एक और बात आ जाती है यहां पर कि सर ऐसा क्या और कोई केस हुआ है? देखो इसी में एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि जहां पर हम जुडिशरी को अभी तक क्रिटिसाइज किया है, यहां पर एग्जीक्यूटिव को भी एक बार क्रिटिसाइज कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? 10 में से 10, ठीक। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या? ट्रांसलेशन नहीं पूछा मैंने, पूछा एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो विधायिका क्या है? लागू करती है। वो देखो 2-3 महीने से नहीं आई है वो, ठीक। दिमाग का ऑपरेशन हुआ है उनके, सॉरी नहीं, आंख का ऑपरेशन हुआ है उनके। एक बात मैं भूल जाता हूं कई बार, ठीक। आंख का हुआ है ना, फिर भी आंसर दे गई। कार्यपालिका विधि निर्माण कर रही है, क्रियान्वयन करती, क्या होगा? सरकार कौन होता है ये बताओ? गवर्नमेंट। सरकार कौन? सरकार कौन? ये हाथ कट गया है क्या?
किसी को जाना और बता देना कि कोई पूछ लेने से कि हाँ क्या हो। जाता हूँ मैं बाजू वाली क्लास में जाता। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक और बात। तो यहाँ पर एक और मुद्दा है कि जो अभी अभी का है, बिल्कुल 2024 से चल रहा है, वो दिल्ली केस पता है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये पूरा पूरा लीगल केस। तो इसमें भी याद रखना कि एक्चुअली में बस ये टॉपिक कनेक्टेड है कि कार्यपालिका पर क्वेश्चन मार्क आए। कार्यपालिका पर क्वेश्चन, ये टॉपिक किससे कनेक्टेड था? ये कार्यपालिका और साथ में जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये दोनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर करते हैं, इसके ऊपर केस था। और अभी जो केस चल रहा है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट जो थी, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर 2024 में एलिगेशन लगा कि भाई आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस, ठीक है, यहीं पर लिकर स्कैम आपने किया है, शराब घोटाला आपने किया है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये क्यों लगे थे, आपको समझ में आ रहा है देवी जी? बिल्कुल सिक्वेंशियल तरीके से बताया कुसुम जी, ठीक। ऐसे मैं नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए अलर्ट रहना, ठीक। चलो यहां पर आप देखिए, ऑनलाइन नहीं लेना चाहता, पूरे समाज को मालूम चले, ठीक। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि एक्चुअली में जो दिल्ली गवर्नमेंट थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल सर की जो गवर्नमेंट थी, इसने एक नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, किसके लिए? जो लिकर है उनके लिए, यानी कि हम नए लाइसेंस बांटेंगे। इसको ये कब इंट्रोड्यूस हुए थे? 2021 में। इसको आधार बनाकर इनके खिलाफ सीबीआई जांच और साथ में ईडी, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, प्रवर्तन निदेशालय होता है, इन्होंने जांच की और इनको कर लिया गया क्या? अरेस्ट। जो अरविंद केजरीवाल है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 महीने तक अरेस्ट रहते हैं, यानी कि जेल में रहते हैं। मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहते हैं। और अभी जो स्पेशल कोर्ट थी, इन्होंने कहा है कि भाई इनके खिलाफ कोई भी केस साबित नहीं होता है, कोई भी आरोप इनके ऊपर साबित नहीं होते हैं। दैट इज वाई इनको हम क्या करते हैं? बरी करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, छोड़ देते हैं। बेल और बरी में क्या अंतर है? बेल और बरी में क्या अंतर है बच्चे? आप, बेल और बरी में क्या अंतर है? बेल और बरी, हाँ, और बरी, बली नहीं, बली नहीं, बरी। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो बेल अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना होता है और बरी का मतलब होता है स्थायी तौर पर रिलीज। तो यहां पर याद रखना कि इन्होंने, यानी कि जो स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने कहा भाई ये जो अरेस्ट बताया गया था, इसका कोई आधार नहीं बनता है और इतने टाइम तक ये जेल में रहे हैं, हम इनको बरी करते हैं। तो ये बरी हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। और बरी होने का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, अब आगे कोई, यानी कि इनके बिना हमें
कोई भी सबूत नहीं मिले और इनको हम बरी कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पक्का आगे बढ़े। अब जरा देखना कहानी यहां से चालू होती है कि 2 मिनट की कहानी है कि सर जब ये बजट बरी हुए और जब ऐसा कोई भी घोटाला नहीं हुआ तो इतना लंबा टाइम लगा क्यों, पहली बात। और दूसरी बात ये उठती है कि क्या एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ये तमाम प्रकार की जो जांच एजेंसी है यानी कि सीबीआई है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, क्या इनका यूज एग्जीक्यूटिव में रहने वाली जो गवर्नमेंट है ये अपने अकॉर्डिंगली करती है क्या, यानी कि इनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो एक साइड यहां पर हम बोल रहे हैं, अब इन दोनों केसेस को जोड़ो कि एक साइड यहां पर हम बोल रहे हैं कि भाई जुडिशरी के पास एब्सोल्यूट पावर है, तो क्या एग्जीक्यूटिव के पास एब्सोल्यूट पावर है, और एग्जीक्यूटिव के पास जो एब्सोल्यूट पावर है, पूर्ण शक्ति है, उसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी आ गई ना, तो जुडिशरी ने यदि कोई काम किया तो उसके लिए कौन आएगा, बात समझ गए। जुडिशरी ने यदि बाहर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई काम किया है या किसी के क्षेत्राधिकार को ओवर रीच कर दिया है, लांघ दिया है, तो इसके बारे में कौन बताएगा, बस तो इसके बारे में बताएगा वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर भी सकता है। तो अब इसका आंसर देता है सुप्रीम हमारा भारतीय संविधान, कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंगली जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका भारतीय संविधान का रक्षक है, और यदि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी बात कही जाती है जो कि भारत के अगेंस्ट है या फिर न्यायपालिका के अगेंस्ट है, कार्यपालिका के विश्वास को कम करती है, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय है, ये एक्शन ले सकता है। और इसी के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी कि यदि आपको लगता है कि जज ने कोई गलत काम किया है, न्यायालय ने कोई गलत काम किया है, तो उसकी पावर है संसद के पास। यानी कि एक बात प्रूफ, यदि आपके मन में यह डाउट आ रहा है कि भाई जुडिशरी के पास क्या पूर्ण पावर, पूर्ण शक्ति है, नहीं, इसकी पावर को कंट्रोल करती है संसद। यानी कि यदि जुडिशरी ने यह काम गलत किया है एनसीईआरटी को लेकर, तो आप चले जाइए संसद, तो संसद एक्शन ले सकती है। नहीं ले रही है ना एक्शन, मतलब की बात सही है, बात समझिए। और यदि संसद कोई गलत काम कर रही है तो जुडिशरी एक्शन ले सकती है, नहीं ले रही है मतलब कि संसद की बात सही है, बात समझ गए। ये पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक आप समझने का ट्राई करना। यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, पक्का 100%। अब जरा देखिए आगे आते हैं। 2021 में कौन कौन व्हाट्सएप चलाता था, यहां सभी चलाते थे, अरे बोलो ना। रेट नहीं पूछना चाहिए, जो पसंद आए ले जाओ। अच्छा देने आई हूं ले जाओ, ले जा ले। क्या 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 हाँ ड्रामे व्यस्त है। सर अब कम से कम 1 वीक आपको मानना है उसमें। ऐसे कौन से आपके बोन मैरो हैं जो इतने जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं? देखो बाजू गर्म करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये हाथ लो, ठीक, ये गर्म रहेगा। चलो आ गया आ गया आ गया आ गया। देखिए ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा है इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है। सुनिएगा कि वर्तमान समय में वही बात है कि जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं यानी कि जो निर्वनीकरण कर रहे हैं, निर्वनीकरण के कारण यदि आप देखेंगे तो हो क्या रहा है भाई कि हम अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरीकरण कंटिन्यूसली कर रहे हैं, वनों को काटकर शहर बसा रहे हैं, और इवन यहां पर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं यानी कि उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं, और उद्योगों के निर्माण के द्वारा उद्योग निर्माण, और इसके अलावा यदि आप देखोगे तो कई अलग अलग एरिया में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं। इन सभी के कारण हो क्या रहा है, इन सभी के कारण याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो वन्य जीव है
वन्य जीवों का जो रहवास क्षेत्र है ये कंटिन्यूसली सिकुड़ता जा रहा है, यानी कि इनका आवास या तो नष्ट हो रहा है और नहीं तो इनका जो आवास है ये कंटिन्यूसली सिकुड़ रहा है। इसको देखते हुए याद रखना कि जब किसी भी वन्य जीव का जो आवास है ये सिकुड़ता है या फिर नष्ट होता है तो ये अपने आवास की खोज में यहां वहां भटकना चालू करता है, भ्रमण करना चालू करता है। और जब ये भटकना स्टार्ट करता है तो जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट है यानी कि मानवा अधिवास वाला एरिया है, ये कई बार उस एरिया में आ जाता है और ये मानवों को अपने अनुकूल नहीं समझता, बिकॉज ऑफ कि इससे पहले इसने मानव को अपने एरिया में तो देखा नहीं है, ये तो वाइल्ड लाइफ में रहता है। तो ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरिया में जब ये रहता है तो ये मानव को यानी कि ह्यूमन को अपने अकॉर्डिंगली या फिर उनके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर पाता और ये उन पर अटैक करता है। और इसके कारण एक टेंडेंसी जन्म लेती है कि भाई जब भी कोई वन्य जीव ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरिया में एंटर करेगा तो उसके कारण ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या फिर यूं कहा जाए कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, या इन हिंदी यदि हम बात करें तो मानव पशु संघर्ष में वृद्धि होगी। और मानव पशु संघर्ष में वृद्धि होने का जो मेन रीजन बताया जाता है कि एक्चुअली में ये जो वाइल्ड लाइफ है या फिर ये जो पशु हैं ये एंट्री ले रहे हैं कहां पर, ये एंट्री ले रहे हैं एक्चुअली में मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में, ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरिया में। तो अब याद रखिएगा कि टॉपिक आपका ये है कि एक तो आप इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी में यूज कर सकते हो, इवन जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल यदि किसी स्टूडेंट का हो तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। और इवन यदि मान लीजिए आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाए तो ऐसे में भी आप इसका यूज कर सकते हो कि सर आज के वर्तमान समय में जो मानव पशु संघर्ष है ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है और इसके लिए जो वन्य जीव है इनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस पर अपने विचार पॉजिटिव और नेगेटिवली आप प्रकट कीजिए। तो नेगेटिव इसका कुछ है नहीं, बस पॉजिटिवली आपको इस पर अपने विचार व्यक्त करना है। नेगेटिव इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ कि इसमें ये वन साइडेड केस है। वन साइडेड केस होने का मतलब ये है कि इसमें पूरी पूरी मिस्टेक हमारी ही है, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन है आजकल का सबसे ब्रॉड माइंडेड, सबसे दिमागदार जो जानवर है ये, है ना, इसी गलती है। तो इसमें पशु नहीं आए हैं हमारे पास, हम जा रहे हैं पशुओं के पास। दैट इज वाई इसका नेगेटिव एस्पेक्ट कुछ होगा नहीं। नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि भाई एक साइड जहां पर हम शहरीकरण कर रहे हैं, जहां पर हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर हम कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहे हैं जो पहले नहीं थे। बस समझिए नेगेटिव पॉइंट ये है बस इसका कि विकास और विनाश एक साथ चल रहा है। और विकास और विनाश एक साथ चल रहा है मतलब कि हम कहने को तो विकास कर रहे हैं बट एक्चुअली में जो एनवायरमेंट है इसको हम एग्रेसिव भी करते जा रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर रहे हैं। और इसको एग्रेसिव करना मतलब कि हमारे मन में जानवरों के प्रति यही टेंडेंसी आ रही है, भाई जानवर दिखा मतलब कि ये विनाश लाएगा ही लाएगा, ये हम पर अटैक करेगा और अटैक करेगा तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा। बात समझिए। तो ये जो मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है इसकी या फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, इसका बस एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आएगा कि इसके कारण जो एनिमल और साथ में ह्यूमन की फ्रेंडशिप हो सकती है या फिर जो सामंजस्य बैठ सकता है वो नहीं बैठ पा रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर आप बात समझने की कोशिश करना कि ये टॉपिक आया कहां से। ये टॉपिक एक्चुअली में केरला से स्टार्ट होता है। अब देखना कि एक एक करके मैं आपको ये इंसिडेंट बताता हूं। बात है जनवरी 2025 की। यदि जनवरी 2025 में आप देखोगे तो केरला वाले स्थान पर जिसका नाम अभी वर्तमान में केरलम हो गया है, और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर देंगे नहीं, वो केरल का नाम केरलम हुआ तो ये भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस किस मतलब कि एक नहीं है, मल्टीपल है। बोलो ना, इजी है ना, पक्का? वेरी गुड। कौन बताएगा? अरे बोलो ना, हाथ खड़े करो, कौन बताएगा? बताइए देवी, क्या कहता है आर्टिकल पे? राज्यों को बढ़ा भी सकते हैं, राज्य के क्षेत्र को संसद में, और उसको नाम भी बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। और ये संविधान संशोधन माना जाएगा क्या? नहीं, 368 में संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आर्टिकल नंबर 4। वेरी गुड। तो आर्टिकल नंबर 3 और 4 से संबंधित है, ठीक है। हाँ तो हुआ तो 3 तो हुए ना। तो ये बोलता है कि
368 के अंदर मौजूद है संविधान का जो हाँ, तो उसमें भी तो आया ना कि 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग यदि किया जाता है, इसके तहत यदि किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो लचीलापन तो उसी में है ना, तो 4 भी तो आएगा। आया याद है? होता है उम्र के साथ। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही है वही है। हाँ, तो 2 3 4 भी आएगा इसमें। ठीक है, पक्का? आगे बढ़े। हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक, कल्चर के कारण नाम बदला है। तो यहां पर याद रखो कि जनवरी 2025 की यह बात है जब केरलम में हाथियों को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इवन यही बात रिपीट होती है कब? सितंबर 2025 में, जब हाथियों को लेकर जो केरलम है ये वापस से चर्चा में रहा, बिकॉज ऑफ कि हाथी यहां पर नॉर्मली पाए जाते हैं, कर्नाटक को, केरल को, यहां पर हाथियों की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा है। तो जो घटना केरल की है वही आप कर्नाटक में भी यूज कर लेना। जितने बार इसके बारे में आर्टिकल आए यही सेम कंटेंट आपको पुट करना है कि केरल और कर्नाटक में हाथियों की जो तादाद है ये ज्यादा है। सबसे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, पर है ज्यादा। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि इनके अप्रोप्रिएट जो एटमॉस्फेयर है ये यहां पर मौजूद है। अब उस एटमॉस्फेयर को डैमेज करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण किया जा रहा है और साथ में जो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण किया जा रहा है, इसके कारण हाथियों का जो प्राकृतिक आवास है ये नष्ट हो रहा है। हाथियों का प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण इनका जो फूड है ये नष्ट हो रहा है, यानी कि इनका भोजन नहीं बचा है। और भोजन नहीं बचा, जो रिवर्स हैं ये सूख रही हैं, और इवन जो हमारे यहाँ का वर्षा पैटर्न है ये चेंज हो रहा है। तो रिवर्स में जहां पर पानी रहता था, नदियों में जहां पर जलस्तर था, वहां पर जलस्तर कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। जल स्तर कम होने के कारण जो वन है वो अपने जो एक प्रकार से प्रोडक्शन है ये नहीं कर पा रहे हैं, उत्पादन नहीं हो रहा है, फूड की कमी हो रही है। बात समझी? और दूसरी बात है कि इसी के कारण जो अलग अलग जीव समुदाय हैं ये भी कंटिन्यूअसली कम होते जा रहे हैं। और इसीलिए आपने कई प्रकार के आर्टिकल्स में ये पढ़ा होगा कि एक्चुअली में कई स्पीसीज पहले पश्चिमी घाट पर्वत पर विद्यमान थी और ये पश्चिमी घाट पर्वत पर आज नहीं मिलती हैं, और यदि मिलती भी हैं तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। आईयूसीएन के स्टेटस के अनुसार क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि ये लगभग विलुप्त होने वाली हैं, लगभग विलुप्त होने की कंडीशन में आ गई हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है लॉयन टेल्ड मकाक, है ना। यदि आप अभी 15-20 साल पहले देखो तो जो लॉयन टेल्ड मकाक है ये पश्चिमी घाट पर्वत की नेटिव स्पीसी है। ये पश्चिमी घाट पर्वत की जो आवासीय प्रजाति है, यानी कि वहां पर मिलती है नेचुरल तौर पर। इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। हमारे यहां यदि आप देखोगे तो गिद्ध की पॉपुलेशन कम हो रही है। सब कुछ क्यों? एनवायरमेंट से रिलेटेड। बात समझे? तो एक तो हम निर्वनीकरण कर रहे हैं, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन है, वनों का कटाव है, ये कर रहे हैं एक इसके कारण। और वनों का कटाव करने के कारण जो वर्षा जल क्या बोलेंगे उसको, वर्षा पैटर्न में बदलाव आ रहा है। इसके कारण नदियों में जल की मात्रा घट रही है। इसके कारण जो वन है ये सिंचित नहीं हो पा रहे हैं, और वनों के सिंचित ना हो पाने के कारण उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम हो रहा है तो इनका जो फूड है ये कम हो रहा है, और फूड का कम होना दैट मींस कि अब ये अपने फूड की तलाश में कहां पर आएंगे? वो एरिया जहां पर पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, बट वहां पर हमने जंगलों को काट कर क्या बसा दिया है? शहरीकरण। और शहरीकरण जब हमने बसा दिया तो ये इसके तो हैबिचुअल ही नहीं है ना, ये आदतन नहीं है इनमें कि भाई ये यहां पर आएंगे, एनिमल मिलेंगे इनको, इतना ज्यादा अर्बन एरिया इनको दिखाई देगा, शहरी एरिया दिखाई देगा। और जब ये आएंगे तो ना ही मानव इनके साथ फ्रैंक है, तो ये फिर यहां पर ये दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करना चालू करेंगे। तो फिर इनके मन में एक टेंडेंसी आती है कि भाई संबंधित एरिया है, उस इस एक एरिया में जब मैं एंटर लेता हूं तो एंटर लेने पर मुझ पर अटैक किया जाता है। तो मगर इनको ये बात पता है कि भाई इस एरिया में मैं एंटर करता हूं तो मुझे फूड मिल जाता है, जो मेरी फूड रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो जाती है। यानी कि एरिया में मैं एंटर करूंगा, एरिया में एंटर करने पर मुझ पर अटैक किया जाएगा और मेरी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, यानी कि मेरा पेट भर जाएगा। तो अब ये इस टेंडेंसी के साथ इस एरिया में आते हैं कि भाई साहब मुझे यहां पर आना है, अटैक करना है। जो यहां पर अटैकर्स बैठे हुए हैं जिनको हम ह्यूमन बोल रहे हैं, इनके साथ संघर्ष करना है और मुझे फूड लेना है। तो फिर यहां पर पाई जाने वाली जो एनिमल्स हैं उनमें ये टेंडेंसी जब जन्म ली तो फिर इसी को कहा जाता है कि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यानी कि आए दिन हाथी आ रहे हैं,
अटैक कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, जो मानव है इनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, बट ये अपना पेट भरने के लिए ये सब कुछ काम कर रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। बात समझिए, ये कहलाता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि मानव पशु संघर्ष है। जैसे कि लाइक केरल कर्नाटक की बात करोगे तो हाथियों को लेकर है, यदि महाराष्ट्र की बात करोगे तो मकाक को लेकर है, यदि आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट में फिर ये क्या कहते हैं, क्या होता है वो, राइनोसोरस, गैंडे को लेकर है, ठीक है, और हाथी को लेकर भी कई जगह पर होती है। उत्तराखंड में जाओगे तो लायन को लेकर है। यदि आप गुजरात जाते हो तो यहां पर जंगली गधे को लेकर है। यदि आप कश्मीर जाओगे तो यहां पर कश्मीरी स्टैग को लेकर है, कश्मीरी मृग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। साथ में यदि आप नॉर्थ ये उत्तर भारत के विशाल मैदान वाले एरिया में आते हो तो यहां पर मगर और घड़ियाल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग, नीलगाय इवन बिहार राज्य ने तो नीलगाय के शिकार या फिर नीलगाय की हंटिंग, हत्या करने का, यानी कि इनको मारने का तक ऑर्डर पास किया है कि भाई नीलगाय जहां पर भी देख रहे हो उनको मार दो, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है उनके कारण। तो अलग अलग एरिया में यदि आप जाओगे तो अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जाओगे तो तेंदुए से संबंधित जो विवाद है या फिर जो संघर्ष है वो देखने के लिए मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जाओगे तो भी आपको तेंदुआ दिखाई देगा। तो ये क्या, और इवन चीता दिखाई देगा। तो ये सब क्या है, ये चीता नहीं यार है कोई, है ना। तो ये सब आपको दिखाई देंगे, यानी कि हर एरिया में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है। डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस किस प्रकार की स्पीसी पाई जाती है। अकेले केरला और तमिलनाडु, हाँ बोलो, गाय जैसी होती, देख ली, नीली नहीं होती, नाम है उसका नील गाय। हाँ, जंगली गाय है वो गाय नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो जंगली गाय, ठीक, यानी कि वो गाय हमारी माता है वाला कंसेप्ट, इसीलिए देखा ना, वो नहीं है, वो अलग है, उसका नाम है नील गाय, ठीक है, जंगली गाय है। हाँ हाँ, देख लिए, पक्का है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं पालना मैंने, ठीक। जैकेट अच्छी लग रही है आपकी, तुरंत उन्होंने सुनो, चलो 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 आगे, क्या बता रहा था मैं। हाँ, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार का जो मानव पशु संघर्ष है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझिए, अभी हम केरल कर्नाटक की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं हाथियों को शामिल कर रहा हूं, दैट्स इट। तो यहां पर याद रखो कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, यानी कि जो पर्यावरणविद होते हैं, जो भौगोलिक विद होते हैं, ये बताते हैं कि भाई साहब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल एंड सोवर इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एरिया डिसाइड करें। जैसे अब ये एरिया डिसाइड करना भी, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं कि एरिया आप डिसाइड कर लो कि भाई कहां तक आपको शहरीकरण करना है और किन वनों को आप हाथ नहीं लगाएंगे, यानी कि जो पवित्र वन का क्षेत्र है वो कौन सा होगा। पवित्र वन बेसिकली आप वहां पर पढ़ते हो, इनको वर्जिन फॉरेस्ट कहा जाता है, जिनको जो अछूते हैं, ये जिनको हाथ नहीं लगाया गया है। तो आप पवित्र वन का क्राइटेरिया डिसाइड कर लो और साथ में आप शहरीकरण का क्राइटेरिया डिसाइड कर लो। जो आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हो, जिसने पीडीएफ पढ़ी होगी उन्होंने ना पवित्र वन को एक आध बार पढ़ा होगा, पर जिन्होंने पीडीएफ को हाथ नहीं लगाया हुआ उनको पवित्र वन पहली बार यहां पर सुनने में थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे होंगे कि यार पवित्र वन क्या हो गया, ये वर्जिन फॉरेस्ट क्या हो गया। ये तो ये होते हैं, वहां पर जाना जहां पर मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी कराई है ना। हाँ बोल सकते हैं ना, क्या। हाँ हाँ, पूरे एरिया में थोड़े ना हो रही है। हाँ अंदर बहुत है, वो तो वेनेजुएला के आसपास वाला रीजन है ना, बाहर वाली, ठीक, बोल सकते हैं बिल्कुल, जो अछूते हैं, मानव गतिविधियों से अछूते हैं, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, ख्यालात की डकार निकालो बोलो।
एक्टिविटी सब ह्यूमन से हाँ राइट राइट, तो होंगे ना, नहीं है, नहीं होंगे क्या हिमाचल में? हाँ तो वही तो, हिमाचल में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है ना, नॉर्थ ईस्ट में। ह्यूमन सेटलमेंट नहीं जाते सर ना, वहाँ पे पेड़ काटने जा सकते हैं हम लोग, वहाँ पे पाबंदी है, वहाँ पे पेड़ काटने से वो सरकार की पाबंदी नहीं है, वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ठीक ठीक, अभी 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 नहीं, अभी 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 रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो वहाँ ठीक। पाबंदी है, वहीं नहीं जा सकते। आए आगे, चलो अभी बात करते हैं, एक I-20 पे बात करनी है और दूसरी बात अपन को इस पे करनी है, ठीक है, ये दोनों टॉपिक पे अभी अपन बात करेंगे, ठीक है, चलो आगे। तो यहाँ पर याद रखना कि सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन आता है कि सर आप एरिया डिसाइड कर दो, यानी कि कहां तक शहरीकरण हो पाएगा और किन वनों को आप पवित्र वन की कैटेगरी में डालोगे, यानी कि जहां तक मानव हाथ ना लगाए, क्या डिसाइड। बट इसमें भी एक दिक्कत पैदा होती है कि सर जब भी डेवलपमेंट की बात आती है और जब भी पैसे से संबंधित बात आती है, तो वहां पर पवित्र वन का जो कंसेप्ट है ये तो गया तेल लेने, यानी कि भाई इससे क्या ही मतलब है। यदि मान लीजिए डेवलपमेंट की बात आई है और डेवलपमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है किससे, किससे, मनी से, तो जहां पर भी पैसे की बात आई वहां पर आप एनवायरनमेंट को दरकिनार कर देते हैं। इसका सीधा साधा प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सभी को पता है कि भाई ये गलत है, बिकॉज ऑफ की जो हम पवित्र वन की बात कर रहे हैं, पवित्र वन का बहुत बड़ा परसेंटेज, बहुत बड़ा हिस्सा कहां पर है, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास वाले एरिया में, लक्षद्वीप वाले एरिया में। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यानी कि ये जो शिपमेंट प्रोजेक्ट है ये चला रहे हैं, नए नए जो एयरपोर्ट्स हैं ये बनेंगे, साथ में जो ये पोर्ट्स हैं यानी कि बंदरगाह है ये बनेंगे, ये बनाए जाने का प्रोजेक्ट है। 1.5 साल से ये विवाद चल रहा है कि भाई ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली में एनवायरमेंट के अगेंस्ट है, एनवायरमेंट के लिए ये प्रतिकूल नहीं है, बावजूद इसके उसको सफलता मिली है। यानी कि क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मनी पावर है ये एनवायरमेंट के मुद्दे को दबाती है। तो यदि कहा जाए कि सर आप एरिया डिसाइड कर दो, कहां तक आप शहरीकरण कर सकते हो, किसके बाद के वनों को आपको हाथ नहीं लगाना है ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा जन्म ना ले, तो ये आप कहां तक कंट्रोल कर पाओगे, और ज्यादा कंट्रोल इसको किया नहीं जा सकता, पहली बात ये। दूसरी बात ये आती है कि सर इसका सॉल्यूशन एक और हो सकता है कि यदि मान लीजिए हम ये बोल दें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और हम ये बोल दें कि आप पवित्र वनों को हाथ ना लगाओ, तो क्या ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल एंड रेगुलेशंस हैं भी हमारे यहां? क्या नियम कानून कायदे हैं, और यदि हैं तो इनका क्या रेगुलेशंस वैसे किया जाता है, क्या इनका क्रियान्वयन वैसे हो सकता है जैसे होता है, जैसे होना चाहिए? इतने हार्ड एंड फास्ट, इतने जो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो नहीं है। और यदि कोई ये बोल रहा है कि है, तो जाओ हिमाचल की 1 रुपए विवाद देख लो, नहीं है, बात समझी, बच जाऊंगा ना। यहां पर याद रखो, हिमाचल में 1 रुपए में भूमि बिकी थी, उसका विवाद देख लो कि भाई हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस को उतने ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं बनाया जाता, और यदि बनाया जाता है तो फिर वहां पर वही बात आ जाती है कि एग्जीक्यूटिव उसको ओवर रीच कर जाती है, नहीं तो जो लेजिस्लेटिव विधायिका है उसको ओवर रीच कर जाती है, यानी कि जो बड़ा समुदाय है, अमीर वर्ग है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। तो ये कह रहे हैं कि सर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, एनवायरमेंटलिस्ट इस पर चिंता जता रहे हैं, तमाम प्रकार के जो अगर वेदता है वो इस पर चिंता जता रहे हैं, बट इसका सॉल्यूशन निकालने पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और इसीलिए आने वाले समय में, अभी चल रहा है 2025, आने वाले टाइम में 2027-28 में इनके और बढ़ने की संभावना है। दैट मीन्स कि जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हो तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में, इवन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कहां पर आता है, तो ये आता है ज्योग्राफी ऑप्शन में, ठीक है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एज वेल एज, ऐसे में जब आप इस लाइन को लिखोगे तो याद रखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है जागरूक करना। और जागरूक करना किसको? यूथ को जागरूक करना, बात समझे, यूथ को जागरूक करके आप ऐसे, यानी कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली जो गतिविधियां होती हैं उनको बढ़ावा यहां पर दिया जाए, तभी इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और इवन आप एरिया देख लो कि भाई जहां पर जैसे जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में मत करो इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि आप वहां पर देखोगे तो आज भी जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं,
क्या कारण है कि भाई आप टूरिस्ट को देखते हुए, टूरिज्म को देखते हुए वो नदी घाटियों के आसपास होटल बनाने जा रहे हो, आप टूरिज्म को देखते हुए जो नदी का मार्ग है ये मोड़ने का प्रयास कर रहे हो ताकि आप वहां पर होटल्स बना पाओ। हरिद्वार में जाके देखना, ठीक है, ऋषिकेश में जाके देखना, तो कितने होटल्स बन गए हैं वहां पर, जितनी कितने ज्यादा, यानी घाटियों के आसपास। तो उसके कारण भी तो ये पूरा पूरा जो इकोसिस्टम ये गड़बड़ होता है ना। तो इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी चाहिए। ये कई ऑथर ये बात कहते हैं, कई एनवायरमेंटलिस्ट ये बात कहते हैं, और इसको लेकर लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि सर आप ऐसे कानून बनाए। अब विधायिका कहती है कि सर कानून है, उनका क्रियान्वयन नहीं होता। यहां पर कई लोग कहेंगे कि विधायिका है, सॉरी कानून है, उसका क्रियान्वयन नहीं होता। बिल्कुल है, पर क्रियान्वयन नहीं होता है, ये देख लो आप। क्रियान्वयन क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो स्ट्रिक्टनेस लाने का प्रयास करो। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझे? पहला टॉपिक जो था ये था हमारा कौन सा? ये था जुडिशरी और साथ में एग्जीक्यूटिव की ट्रांसपेरेंसी लेकर, इसके ओवर रीच को लेकर। और जो दूसरा टॉपिक था ये था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक का सेगमेंट होता है ये एक्चुअली में घटते क्रम में होता है, कि जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बड़ा है, वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे छोटा रहता है। बात समझे? अब यहां पर समझना कि असल में मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया था कि आप में से कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। ये इसलिए क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ कि 2021 के पहले, यदि 2021 तक यदि आप व्हाट्सएप यूज करते थे तो इसमें किसी प्रकार की जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोलता था। ठीक है, किसी ने महसूस किया है कि व्हाट्सएप 2021 के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोलने लगा था? अभी नहीं बोलता है, अभी नहीं बोलता, पर बीच में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता था ये। और इसमें एक कंसेप्ट आ गया था जो कि व्हाट्सएप ने ही निकाला था, और इस कंसेप्ट को कहा जाता था एक्सेप्ट इट और लीव इट। यानी कि या तो एक्सेप्ट करो या फिर छोड़ दो। छोड़ दो क्या? व्हाट्सएप। यानी कि या तो आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे और नहीं तो ये छोड़ दोगे। ये क्यों आया था? बिकॉज ऑफ कि इसी के समय आप पाओगे कि जो मेटा नाम की एक कंपनी है ये आई थी। मेटा जानते हो? फेसबुक का नाम बदला गया था, इंस्टाग्राम है ना, पावर्ड बाय मेटा हो गया था। तो ये जो मेटा है ये आया था। यहां पर मल्टीपल डिस्प्यूट भी आए थे, जैसे कि लाइक फेसबुक का एक डिस्प्यूट आया था, फेसबुक, ठीक। यहीं पर इंस्टाग्राम का भी एक डिस्प्यूट आया था, इंस्टाग्राम का। और ये डिस्प्यूट क्या थे? ये डिस्प्यूट ये कहते थे कि भाई साहब फेसबुक और साथ में इंस्टाग्राम अपना जो डेटा है ये एक दूसरे के साथ आपस में शेयर करते हैं। और इवन फेसबुक के ऊपर तो ये भी एलिगेशन लगा था कि ये डेटा बेचने का काम करता है, डेटा मार्केटिंग का ये काम करता है, कि आप थोड़े से पैसों में किसी का भी डेटा निकाल सकते हो। इसको कहा जाता था डेटा मार्केटिंग का ये काम करता है। बात समझे? ये एलिगेशन लगे थे इसके ऊपर। अभी व्हाट्सएप के ऊपर ये एलिगेशन लगे कि असल में ये जो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड और लीव इट का इसने जो ऑप्शन निकाला, यानी कि या तो आप स्वीकार करो नहीं तो व्हाट्सएप छोड़ दो, तो इसको लेकर ये पूरा पूरा मामला जाता है कंज्यूमर कोर्ट। और इवन कोर्ट जब ये पहुंचता है तो कोर्ट बोलता है कि सर व्हाट्सएप तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है ना। व्हाट्सएप है क्या? ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और लोग इस पर ट्रस्ट भी करते हैं। यानी कि आप ये मानकर चलते हो कि भाई व्हाट्सएप में जो भी डेटा शेयर किया गया है वो आपके और मेरे बीच में है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपने ले लिया है, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन लेने के बाद वो डेटा आपके बीच में है, यदि मान लीजिए। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी सभी लोगों को लेते हुए नहीं बनता, तो यानी कि जनरेट करते नहीं बनता। तो व्हाट्सएप में जो भी बात हो रही है दो लोगों के मध्य में है। अब कल को आप में से या मेरे में से या फिर आप और मैं में से हटकर कोई थर्ड पर्सन कुछ पैसों में वो डेटा खरीद लेता है, तो इस पर आप कार्रवाई तो करोगे। और कार्रवाई में जो व्हाट्सएप है ये बोलेगा कि भाई आप ही ने मेरी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट की है, और इन टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने ये लिखा है कि मैं आपके डेटा का यूज कर सकता हूं, तो मैंने यूज कर लिया बिकॉज ऑफ कि आप ही ने परमिशन। मैं तो नहीं आया था आपके पास कि आप मेरे को यूज करो। यूज आप ही ने किया है, डाउनलोड आपने किया है, मोबाइल आपका है, आपको डाउनलोड करना था करते, नहीं करना था नहीं करते। मैं आ तो नहीं रहा था, पर आया, आपने मेरी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट की और मैंने आपके डेटा का यूज कर दिया। दैट मीन्स क्या व्हाट्सएप ने हमारे ट्रस्ट के साथ नहीं खेला। बात समझे? इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आपने ये जो टर्म्स एंड कंडीशन दी है, याद रखो कि ये रॉन्ग है। ठीक है, आपके द्वारा टर्म्स एंड कंडीशन जो दी गई है ये रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ कि आप एक मैसेजिंग ऐप हो, और मैसेजिंग ऐप
ट्रस्टेबल होता है। और आप ये जो टर्म्स एंड कंडीशन का यूज करके जो डेटा उपयोग की बात कर रहे हो, ये डेटा उपयोग किया जाना गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और फिर कोर्ट ने इस पर लगाया क्या? फाइन। बात समझिए, कोर्ट ने इस पर फाइन लगाया। इस पर व्हाट्सएप का कहना है कि नहीं सर, हमने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी बट वर्तमान में ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी बात कि हमने अपने डेटा को मेटा के साथ शेयर नहीं किया है, यानी कि ये जो हमने व्हाट्सएप डेटा को किसी के भी साथ भी शेयर नहीं किया है, ये बात इसमें आई है। तो याद रखना कि ये अभी टॉपिक कब से चल रहा है, तो ये टॉपिक 2024 से चल रहा है। 2025 में भी ये न्यूज में था, दैट इज व्हाई मैंने इसको कवर कराया है। और यदि करंट में भी आप देख लोगे तो करंट में भी ये चर्चा में है, यानी कि अब इस पर डिसीजन आना बाकी है, बस ये चल रहा है। यदि यूपीएससी में पूछ लिया जाए तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक थे हमारे मेन। अब इसके बाद क्या किसी को कोई भी डाउट और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछो, नहीं तो 1 सेकंड बंद कर दूं फिर हम करते हैं, है ना। ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। इसके लिए याद रखिएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं, यह है चाणक्य आईएएस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सिविल विद आकाश। और चाणक्य आईएएस एकेडमी की चंडीगढ़ ब्रांच का ये प्लेटफॉर्म है। यहां पर याद रखें कि यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए जो सेपरेट बैचेस हैं ये यहां पर अवेलेबल हैं, और दोनों ही लैंग्वेजेस में, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश सेपरेट बैचेस यहां पर मिलेंगे। स्टेट पीसीएस में भी यहां पर है। इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8264199959, ये दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर पर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।